ठीक है, एक और कंसेप्ट सिखाएं इसी में, अच्छा कंसेप्ट है। उसमें ये पूछा जा सकता है बच्चे कभी कभी कि पहले तो ये बताओ which are emission spectrum या emission lines, which are emission line, बता सकते हो? मान लो अगर तुमसे पूछा कि 2 से 5 जा रहा है, इज इट emission? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एमिशन का मतलब हमेशा लोअर से हायर ऑर्बिट, जैसे 1 से इंफिनिटी जा रहा है, इज इट एमिशन? नहीं है ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो कौन सा इस तरह से लिखा रहेगा 2 to 5, इसका मतलब 2 से 5 गया है, ये एक्साइटेशन है, ये भी एक्साइटेशन है, यस नो? लेकिन अगर कहीं दे दिया 5 से 1 तब ये है, पहचान पाओगे? है ना? अगर मान लो दे दिया 3 से 7, एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, है ना? उसी तरह से मान लो अगर तुम्हें ऐसा दे दिया कि 7 से 2, एमिशन। तो ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना लैंग्वेज, और लैंग्वेज में अगर मान लो एमिशन लिखा है और तुम ये सब ऑप्शन टिक करके आ जाते हो, इसका अंदर नॉनसेंस हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता एमिशन का मतलब। बहुत बार क्या होता है, आपसे एमिशन लाइन पूछेगा और उसमें 2 ऑप्शन तो एब्जॉर्प्शन वाला डाल देगा, और 2 ऑप्शन ही एमिशन वाला होगा, उसमें से कोई कैंसर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? पता चला तो पहले ही 20 मतलब तुम्हारा चांस जो है 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया है, क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व है। ऐसे जैसे आपको याद होगा, अभी ये आतिफा बता भी रही थी कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब है? लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब है? कौन सा लाइन, पहले तो ये बताओ, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब? लास्ट लाइन। तो हाँ, वो तो वही चीज ऐसा है कि मैं यहाँ पे 10 लाइन लिख दूंगा ऑप्शंस में, और मैं ऐसा पूछ दूंगा कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी मैक्सिमम। मेरी बात समझे? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, चारों ऑप्शन में स्पेक्ट्रल लाइंस रहेंगे और आपसे पूछेगा कि एनर्जी मैक्स। तो शॉर्टकट देखो, ट्रिक क्या है, शॉर्टकट है ना? अगर आपसे एनर्जी मैक्स या फिर लैम्डा मिनिमम के बारे में पूछे तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है? द स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग, कंसेप्ट ये लगाना हमेशा, द स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग n1 मिनिमम एंड n2 मैक्सिमम, ये कंसेप्ट। मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन में कौन सा ट्रांजिशन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, आउट ऑफ सो मेनी स्पेक्ट्रल लाइन कौन से ट्रांजिशन का एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी मैक्सिमम करने के लिए आपको सबसे ऊपर वाले सेल से सबसे नीचे वाले सेल में आना है, ये ध्यान रखना। एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है, जो एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं उसमें सबसे ऊपर वाले सेल से सबसे नीचे वाले सेल में आना। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डोमिनेट करता है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है कि सबसे नीचे तो आना ही है, सबसे ऊपर से सबसे नीचे। अगर सबसे ऊपर से नहीं है तो भी सबसे नीचे तो आना ही है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी मैं इसको ये बताता हूं आपको, ये तो पहला चीज है। दूसरा, कभी कभी पूछ सकता है कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है बच्चे? द स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग, वेरी गुड, n1 मैक्स एंड n2 मिनिमम। अब मैं इसको सपोर्ट करते हुए क्वेश्चंस भी देता हूं, पहले इसको लिख लो, तुरंत मैं सिखा दूंगा क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, लिखो। देखो अभी कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैंने कि कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इस क्वेश्चन में भी 3 अलग अलग क्वेश्चन है ना? एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम, उसके लिए एक ऑप्शन ये, इन चारों में एक ऑप्शन चूज करना है, फिर एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम, इन चारों में एक और ऑप्शन चूज करना है। 3 क्वेश्चन है,
सेम कंसेप्ट को समझाने के लिए। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। ठीक है, एक बार समझ लो फिर लिखना, टाइम दूंगा लिखने का। एनर्जी मैक्सिमम करना है तो मैंने क्या बोला, सबसे लोअर ऑर्बिट पे आना जरूरी है। अच्छा, ये सारे एब्जॉर्प्शन है, सबसे लोअर से सबसे हायर पे जाना है या सबसे ज्यादा हायर से सबसे लोअर पे आना है? ये कंसेप्ट नहीं, एमिशन तो नहीं पूछा ना तुमसे, सब तो एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है। तो इन सारे एब्जॉर्प्शन में कौन से एक्साइटेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा? तो सबका N1 नोट करो। सबका N1 क्या है? सबका N1 नोट करो। सबका N1 नोट किया। अब सबका N1 क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो सबका N1 देखे तो दो ऑप्शन ही आंसर आना चाहिए। ये दोनों तो कट गया, फिर इन दोनों को कैंसिल ही कर दे। बोलो। मैंने क्या बोला? N1 सबका देख चेक कर रहे हैं। N1 यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 है, 3। अब बताओ, ये 2 से 5 में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या 2 से 4 में? 2 से 5 में। तो सबका N2, अब सबका N2 देखना भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों का N2 देखो। मैंने क्या बोला? कौन डोमिनेट करता है? N1। N1 पहले देखो। तो सभी का N1 देखा तो उसमें A और C ऑप्शन आ गया। अब बताओ 2 से 5 जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए या 2 से 4? 2 से 5। और हमें एनर्जी मैक्सिमम करना है, तो आंसर क्या हो गया? A। तो अब ये वाला उसी कंसेप्ट से बता दो जल्दी से। ये दोनों सिर्फ N1 से बन जाएगा यहाँ पे। सबका N1 देखो तो इसका N1 आ रहा है समझ में? हमें N2 तब देखना होता है बच्चे जब दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिसका N1 सेम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें N2 तब देखना होता है जब दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिसका N1 सेम है। बोलो। यहाँ पे तो हमें N2 देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? समझ में है? इसमें बताओ अनन्या, इसमें क्या था? D। श्योर है? सबका N1 देख रहे हैं। N1 तो हमें दो ऑप्शन ऐसे मिले जिसका N1 क्या है? 1 सेम। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, एनर्जी मैक्सिमम करना है तो। अब बताओ 1 से 2 जाने के लिए 10.2, हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू भी रटा हुआ है। अब 1 से इंफिनिटी आने के लिए 13.2 हो गया। हमें तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। यही तो लास्ट लाइन, सॉरी एब्जॉर्प्शन है। इसको लाइमन सीरीज मत बोलना। लाइमन सीरीज जितने भी सीरीज है वो इमिशन है ना। ये नहीं किसको लाइमन बोल दिया। इंफिनिटी से 1 रहता है तो हम बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। समझ में आया? बोलो। तो अब ये शॉर्टकट समझ में आया क्या है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, N2 तब देखो जब दो ऑप्शन ऐसे मिले जिसका N1 सेम है। जैसे इस वाले में देखो ना, हमें कोई ऐसा दो ऑप्शन मिला ही नहीं जिसका N1 सेम है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। लिख लो, जल्दी लिख लो। और कुछ क्वेश्चंस इसी में लिखता हूँ। चलो ट्राई करो, 2 क्वेश्चन और इधर है। ये लिख लिया ना वो तीनों क्वेश्चन? बोलो। बताओ वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम होगी। और एनर्जी मिनिमम का भी कंसेप्ट क्या था? N1 मैक्स और N2 मिनिमम। वेरी गुड। तो N1 फर्स्ट का A, सेकंड का D। हाँ, सेकंड का है? कैसे? हाँ, N1 मैक्सिमम चाहिए, N2 मिनिमम चाहिए। पर N1 मैक्स सिर्फ 4 है नीचे। तो सभी का N1 चेक करो तो N1 सबसे ज्यादा चाहिए वेवलेंथ मैक्सिमम करने के लिए। मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी क्या? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम करने के लिए N1 सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सभी के N1 के हिसाब से ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें N1 को मैक्सिमम करना है। अब बताओ 6 से 7 जाना है और 6 से 9 जाना है, तो कहाँ पे एनर्जी कम देना पड़ेगा? 6 to 7। पक्का? इन दोनों का N2 में मैंने क्या बोला अभी कंसेप्ट यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए N1 मैक्सिमम और N2 मिनिमम है। तो N2 दोनों का देखो 7 और 9 में मिनिमम कौन है? देखा? बड़ा अच्छा कंसेप्ट सीख रहे हो तुम लोग। गुड, सही है। आगे बढ़े, इसमें बात करें।
सबका n1 चेक करो तो सिर्फ डी का ही सबसे बड़ा है तो देखो यहाँ तो दूसरा ऑप्शन चेक भी नहीं करना पड़ा। हाँ। क्योंकि डोमिनेटिंग हमेशा क्या होता है, डोमिनेटिंग हमेशा n1 होता है। तो सबके n1 के हिसाब से ये आंसर करके आ जाओ, बस हो गया। अब सीख गए ये कंसेप्ट? हाँ। बढ़िया। आपके मॉड्यूल में एक सवाल है, प्रैक्टिस सेशन का सवाल है, निकालो प्रैक्टिस सेशन 2 का 10 नंबर, इसका आंसर करो। अगर ये लिख लिया तो प्रैक्टिस सेशन 2 पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रैक्टिस सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेशन नहीं है, इजी है। पहले तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में एमिशन या एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, which of the following transition in hydrogen atom will give rise to least energetic photon। पहले तो सारे ऑप्शन एमिशन वाले हैं, हायर से लोअर आ रहा है, बोलो सारे ऑप्शन कौन से हैं? हायर से लोअर है ना, 5 से 3 है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में 6 से 1 है, थर्ड ऑप्शन में 5 से 4 है, एंड 6 से 5 है। क्या कंसेप्ट होगा बच्चे? इन सब का n1 क्या है? मैक्सिमम एनर्जी और n2 मिनिमम, क्योंकि हमें एनर्जी मिनिमम करनी है। एनर्जी मिनिमम करना है, लेकिन इस पूरे ट्रांजिशन में n1 किसको बोलेंगे? जैसे इस वाले ट्रांजिशन में n1 कौन है? वही तो नहीं समझ रहे हो तुम लोग, वही तो नहीं समझ रहे हो। हमेशा जो ट्रांजिशन है, चाहे लोअर से हायर जाए, हायर से लोअर है, जो छोटा वैल्यू है वही n1 है। अच्छा। हमेशा जो भी ट्रांजिशन हो, जैसे अभी तक इधर जितने भी क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे भी देखो, इन दोनों में छोटा जो है वो n1 है, इन दोनों में छोटा जो है n1 है, इन दोनों में छोटा जो है वो n1 है। सिंपल। मैं भी बताऊं, अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा है, मैंने इधर जितने भी ऑप्शंस दिए सब में लोअर से हायर ऑर्बिट जा रहे थे, तो तुम्हें लग रहा था जो पहले दिख रहा है वही n1 है, और इसीलिए तुमने यहाँ पे वही मान लिया। लेकिन ये सारे एमिशन है, ये सारे एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, जो लोअर वैल्यू होगा उस ट्रांजिशन का वो n1 है। तो बताओ इस ट्रांजिशन में n1 ये है, इसमें n1, इसमें n1, इसमें n1, तो n1 के बेसिस पे ही आंसर आ जाएगा ना। हमने क्या बोला, एनर्जी को मिनिमम करना है तो n1 को मैक्सिमाइज करना होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, तुमने हाइड्रोजन के लिए ये सारी चीजें देखी है बच्चे। अब मान लो मैंने 6 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, अगर 5 से 3 आया तो ये वाला लाइन 5 से 3, 5 से 3 ये वाला लाइन, 6 से 1 तो ये वाली लाइन, बोलो 5 से 4, 5 से 4 ये वाली लाइन, और 6 से 5 एक ये वाली लाइन। मुझे बताओ ये इन चारों में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी एनर्जी मिनिमम है? सोचो। 65। ऑब्वियसली अगर मैं इसका बात करूं तो 1 से 6 का डिफरेंस में 10.2 भी आता है, ये 1 से 3 का डिफरेंस में 12.09 आता है। नहीं लग रहा है ये वाले लाइन का तो एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर तुमसे पूछ देता सेम क्वेश्चन में कि कौन से ट्रांजिशन का एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो सबका n1 चेक करते और उसके बेसिस पे n1 मिनिमम क्या है, तब आंसर 2 हो जाता। तुम बताओ, पता है ये स्पेक्ट्रल लाइन का डिफरेंस हमने जब एक डायग्राम बनाया था तो वहां पे ये डिफरेंस भी लिखा था। मैं बताऊं ये सारे डिफरेंस मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है सब, है ना। 6 से 5 का भी डिफरेंस मैंने तुम लोगों से लिखवाया कॉपी में, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मैंने बोला था कैलकुलेट करो। 6 से 5 का डिफरेंस बताओगे कितना होगा? हमने कॉपी में लिखवाया है आपको। ये वाला डिफरेंस तो देखो 0.36 है। ये वाला डिफरेंस कितना है? 5 से 4 का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 53 में, है ना। अच्छा, ये वाला डिफरेंस टोटल 0.66 एंड ये दोनों ऐड करो, ये तुम्हारा 0.66 और 0.36 मिला के कितना हो जाएगा बताओ? 0.36, 0.66
है ना, कितना हो जाएगा 1.02 1.0 ये वाला डिफरेंस 1.02 है बच्चे, कौन सा, ये वाला लाइन का, और ये वाला डिफरेंस कितना 0.36। ये वाला डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा, आपको पता है, इसमें 10.2 1.89 फिर ये सब आने वाला है। ये डिफरेंस बताओ कितना आने वाला है, ये लिखवाया मैंने क्लास में, लिखवाया है, सब गैप लिखवाया था। 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 3 का गैप 12.09। खैर जो भी हो, कंसेप्ट समझ में आया सबको। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हर बार n1 हमें क्या मानना है, चाहे लोअर से हायर ऑर्बिट जाए या हायर से लोअर ऑर्बिट जाए, उस ट्रांजिशन में जो छोटा वैल्यू है उसको क्या मानना है, n1 मानना है। उस ट्रांजिशन में जो छोटा वैल्यू उसको क्या मानना है, n1 मानना है। बोलो ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो इस बार गलती मत करना। हाँ कितना, हाँ देखो ये 0.36 है, ये 0.16 है। अब बताओ सबसे एनर्जी कम किसका है, ये वाले ट्रांजिशन का 1.02, इसका 0.36, इसका 0.16, और इसका तो आप जानते हो सबसे ज्यादा होगा ही। तो आपसे जब भी पूछेगा कि कौन से ट्रांजिशन का एनर्जी मिनिमम है, 65, कौन इसमें से कौन से ट्रांजिशन का एनर्जी मैक्सिमम, 61। समझ में? एक क्वेश्चन और इसी में एक्सरसाइज में है, मैं चाहता हूँ वो भी आप बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 77, इस बार इसका आंसर गलत मत करना। 77 भी बताओ और एक 64 भी बताओ जल्दी से। 77 में ना मॉड्यूल का ही सवाल है, बोल रहा है कि in the Bohr series of line of hydrogen spectrum, the third line from red end correspond to which one of the following inner orbit jump of electron from Bohr orbit in H atom? पहले तो बताओ थर्ड एनर्जी मिनिमम नहीं, इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। पहले तो आपको पता है, मैंने जब पढ़ाया था आपको 1 2 3 4 5, तो मैं बताऊं रेड लाइन ये बनता था, बाल्मर का पहला लाइन रेड था। हाँ। बाल्मर का पहला लाइन रेड था। तो आपसे क्या बोल रहा है कि रेड एंड से, मतलब रेड एंड से थर्ड लाइन, तो कहां ये वाला लाइन का बनता है। मैंने एनसीईआरटी को उस दिन डायग्राम दिखाया था कि बाल्मर का पहला लाइन, बाल्मर विजिबल में जाता है, बताया था। तो ये रेड लाइन है, और रेड लाइन से, रेड एंड से थर्ड लाइन, तो क्या आंसर हो जाएगा, देखो तो 5 से 2 होगा क्या, आंसर है वो दिया हुआ, कर रखा है। चलो एक और 64 यहाँ पे ट्राई कर लो। 64 में बोल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक चीज नोट करना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। तो हमें कौन से लाइन ढूंढने हैं जहां पे एमिशन है, बात समझ रहे हो। अब ये इसमें से कौन सा दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में बोल दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन शुरू में ही बोल दिया, थर्ड और फोर्थ नहीं हो, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एब्जॉर्प्शन है। अरे लोअर से हायर ऑर्बिट जा रहे हैं। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ पैकेट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, whereas एनर्जी ऑफ पैकेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये सेम क्वेश्चन है मैक्सिमम एनर्जी का। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और यहाँ पे एमिशन बोल दिया इसमें। ये 66 देखो, एक होता है तुमने सॉल्व किया और एक मैं तुम्हें डिस्कस करके बता रहा हूँ कि देखो ये करेक्ट कंसेप्ट है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अभी करेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, आपसे बोल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से एमिशन का है, ये क्वेश्चन है कौन से एमिशन का है। तो एमिशन में दोनों हटा ही दो पहले तो। अब इन दोनों में N1 क्या है, ऑब्वियसली ये, और N1 के बेसिस पे ही आंसर आएगा। दोनों का N1 सेम रहता तब N2 देखते। पता है यहां से यहां ट्रांजिशन में 10.2,
यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन में 10.2 6 से 2 10.2 वाला टर्म नहीं आएगा। 6 से 2 में मैं एक अच्छी बात बताऊं, देखो यहाँ पे 1 से 2 का जो गैप है बच्चे 10.2, 2 से इंफिनिटी का गैप 3.4 है। देखो फर्स्ट ऑप्शन मतलब 2 से इंफिनिटी का गैप ना 3.4 है, जबकि 1 से 2 का गैप कितना है 10.2। मतलब पहला गैप इतना ज्यादा है कि रिमेनिंग सारे गैप से ज्यादा है। पहला गैप इतना ज्यादा है, रिमेनिंग सारे गैप से ज्यादा। और ऐसे भी मैंने जो सिखाया भी कंसेप्ट आपको क्या था, N1 देखना है। मैंने बोला कि इस दो एमिशन वाला ऑप्शन है तो यही दोनों ऑप्शन लो, इसको हटा दो। अब इन दोनों एमिशन में N1 बताओ, फिर यहाँ N1 इसको मत बोल देना 2 और ये N1 नहीं, फर्स्ट वाले में 1 है और सेकंड वाले में 2 है। तो एग्जैक्ट प्रूफ भी क्या बोला कि एनर्जी मैक्सिमम या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करना है तो N1 को मिनिमम करना है और N2 को मैक्सिमम। तो N1 मिनिमम कौन सा ऑप्शन का है, 1। दूसरा देखना भी नहीं है। पता चला सिर्फ एक ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा है। तो एक हुआ कि ये 64 तुमने पहले सॉल्व कर रखा है और एक हुआ कि मैंने सॉल्व करा के भी आंसर बताया। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है नहीं है, बोलो ना। ये आपका बोर मॉडल कंप्लीट हो गया है ना। अभी हम लोग इसमें लिमिटेशन का बात करेंगे। याद करो आपको जब बताया था उधर रदरफोर्ड मॉडल, तो उसके भी लिमिटेशन पे बात हुई थी। अभी मैं यहाँ पे बस बोल देता हूँ और आपको वो नोट करके आना है घर से, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या लिमिटेशन। ये पार्ट सब कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बोलो नहीं। तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बढ़ू है कंफ्यूजन कहीं भी नहीं। So what is limitation of Bohr model? Limitation of Bohr model. Limitation of, देखो बोर ने इतना कैलकुलेट किया फिर भी उसके लिमिटेशन रह गए। दिख रहा है इतने सारे एनर्जी कैलकुलेशन, डेरिवेशन एंड ऑल। तो इसमें सबसे पहला जो लिमिटेशन है बच्चे, उसमें ये देखा गया, ये समझना कि जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं, जितने भी लाइंस बनते हैं, कोई भी लाइन बनता है, ये देखा गया कि जब इन सारे स्पेक्ट्रल लाइन को, मतलब वो जो पूरा सेटअप है कि यहाँ पे हीटेड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है, समझे, हीटेड H एटम, यहाँ से एनर्जी पैकेट निकलेगा, ब्रिज से पास करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे लाइंस दिखेंगे। बोलो याद है एमिशन स्पेक्ट्रम? It has been found that when this entire setup is in the external magnetic field, the spectral line, given spectral line is further divided into so many finer lines. The splitting of spectral line into so many closely spaced finer spectral line in the magnetic field is called Zeeman effect. Zeeman effect. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। ये बोर से ये पूछा गया कि आप स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा दिए और वो सब दिखता भी है स्पेक्ट्रल लाइन। मैं बताऊं रदरफोर्ड से भी पूछा गया था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों होते हैं, तो रदरफोर्ड ने इसका आंसर नहीं किया था, लेकिन बोर ने उसका आंसर किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनते हैं। लेकिन फर्दर एक नया बात क्या निकल आई, जब ये पूरा सेटअप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन है, गिवन स्पेक्ट्रल लाइन is further splitted into so many finer closely spaced lines, एकदम फाइन लाइंस। जैसे ये बड़ा थिक लाइन है, लेकिन इसको भी जूम करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसके एक बिगर थिक लाइन में भी बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड फाइनर लाइंस हैं। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन का क्लोजली स्पेस्ड फाइनर लाइन में स्प्लिट हो जाना is called Zeeman effect in magnetic field। और यही पूरा सेटअप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो भी सेम चीज होता है। ये थिक स्पेक्ट्रल लाइन फिर से फाइनर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में चेंज हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो
तो मैग्नेटिक फील्ड में जीमेन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों का आंसर बोर के पास नहीं था। बोर से ये पूछा गया कि बताइए, आपने स्पेक्ट्रल लाइन तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट गिवन स्पेक्ट्रल लाइन, थिक स्पेक्ट्रल लाइन is going to split it into so many finer closely spaced lines. Why? In magnetic field, no answer. In electric field, again same, no answer. So he cannot explain. क्या? He could not explain. क्या? The splitting of spectral. है ना, जीमेन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, जीमेन एंड स्टार इफेक्ट। समझ में आ रहा है? जीमेन एंड स्टार इफेक्ट। इसके बाद में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट और थे जिसका नाम था डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। डी ब्रॉगली ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल नेचर। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यहाँ से लाइट सोर्स निकल रहा है उसमें डुअल नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उसी तरह से दो साइंटिस्ट स्पेशली डी ब्रॉगली है ना, उसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन में क्या है, डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है ना। यहाँ लिमिटेशन में लाइन से 4-5 पॉइंट लिखे हैं जो आपको पढ़ के आना है। He does not explain the spectrum of multi-electron atom पहला। Why the angular momentum of revolving electron, आपको याद होगा उसने बोला था mvr equal to nh/2π। उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस मान लिया था उसने। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसके बाद जीमेन स्टार्क इफेक्ट भी लास्ट में लिखा है। बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in the presence of magnetic field, that is Zeeman effect, and electric field, that is Stark effect। ये लास्ट पॉइंट है। आप पेज नंबर 58 निकालो और ये पार्ट आपको लिखना है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम लोग, what he could not explain, what are the things other। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, his theory is not accordance with de Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle। His theory is not accordance with what, Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie concept। एक और इंपॉर्टेंट बात, उसने जो भी पूरा थ्योरी दिया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दिया, हाइड्रोजन या He+, लेकिन सोडियम के लिए नहीं दिया। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए उसका थ्योरी नहीं था। तो आपको क्या करना है, बोर्स थ्योरी का लिमिटेशन भी लिख के लाना है। समझ में आ रहा है बात? बोलो।